खिचड़ी के पराठे, आलू की चटनी बनाने वाली देवरानी। भगवान, ये क्या देख लिया मैंने, इतनी टेस्टी सैंडविच। अब मुझे भी कुछ बाहर का चटपटा खाने का दिल कर गया और भूख भी लग गई। अंजलि बेड पर लेटकर आराम से फोन में इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसके सामने खाने की रील आती है जिसमें उसे यमी यमी सैंडविच दिखती है। सैंडविच देखते ही अंजलि के मुंह में पानी आ जाता है और उसके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। अंजलि के मम्मी पापा आज किसी काम से बाजार गए हुए हैं। वो तुरंत अपने फोन में पापा का नंबर डायल करती है। पापा, बाजार से आते वक्त मेरे लिए सैंडविच ले आना, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। बेटा, हमें तो अभी घर आने में टाइम लगेगा। अभी तो तेरी मम्मी ने ग्रोसरी भी पूरी नहीं खरीदी है और फिर शॉपिंग करने की भी कह रही हैं। भगवान जाने आज शाम तक पूरा हो जाएगा क्या इनका काम। राजेश अंजलि से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से अंजलि की माँ बोलती है, अगर ज्यादा भूख लग रही है तो रसोई में जाकर कुछ बना कर खा ले। देख, वहाँ पर शायद खिचड़ी रखी है, उसको गर्म करके खा लेना। ये कहकर अंजलि के पापा फोन काट देते हैं। उधर अंजलि अपने कमरे में रसोई में आती है और देखती है कि कुकर में सुबह की खिचड़ी रखी हुई है। अरे यार, खिचड़ी खाने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। प्रभु, इतनी भूख लग रही है, बिना खाए भी तो नहीं रह सकती। क्या करूं क्या करूं। तभी अंजलि के दिमाग में आइडिया आता है, क्यों न खिचड़ी से पराठे बनाए जाएं। बस फिर क्या था, वो लग जाती है कलाकारी करने में। अंजलि पहले बर्तन में आटा छानती है और फिर कुकर वाली खिचड़ी आटे में मिक्स करती है। पराठे को और ज्यादा चटपटा और यमी बनाने के लिए वो ऊपर से धनिया, मिर्च, मसाले ऐड करती है और इसका अच्छा सा डो बनाकर रेडी कर देती है। फिर वो एक एक पराठा चकले पर बेलती है, फिर तवे पर खूब सारा बटर लगाकर सेकती है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पता नहीं कैसी लगेगी मेरी ये नई कलाकारी। इस तरह पहले तो अंजलि खिचड़ी से पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर वो फ्रिज में पड़े हुए उबले आलू से आलू की चटनी बनाती है। साथ में दही और आलू की चटनी के साथ वो खिचड़ी के पराठे खाती है, पहली बाइट लेते ही। वाह अंजलि, वाह, क्या डिश तैयार की है तूने। इतनी यम्मी, इतनी डिलीशियस, मजा आ गया खाकर। शुक्र है मैं शाहजहां के जमाने में नहीं पैदा हुई, वरना वो मेरा हाथ कटवा देता। इस तरह खुद की तारीफ करते हुए अंजलि पराठे एंजॉय करती है। उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। ऐसी दोपहर से शाम हो जाती है। शाम को अंजलि के मम्मी पापा भी बाजार से खरीदारी करके वापस आ जाते हैं और उसका भाई भी क्रिकेट मैच खेलकर आता है। दीदी, क्या बनाया आपने जो पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल रही है? जो भी बनाया है खत्म हो गया, पर इतना तो कह सकती हूँ कि बहुत यम्मी था। इतनी देर में अंजलि की मम्मी रसोई में आकर देखती हैं कि कुकर में जो खिचड़ी थी वो खत्म हो गई है और अंजलि ने रसोई भी फैला रखी है। अंजलि, तूने इतनी सारी खिचड़ी फिनिश कर दी और ये रसोई इतनी बुरी तरीके से क्यों फैला रखी है बेटा? अच्छे से काम किया कर, कल को तेरी शादी हो जाएगी, वहाँ पर भी ऐसे ही किया करेगी। कम ऑन मम्मी, मैंने खुद से बनाकर खा लिया, ये भी बड़ी बात है। और रही बात खिचड़ी की, तो वो बोरिंग खिचड़ी खाने का तो मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने उसके खिचड़ी के पराठे बनाए थे, सच में लाजवाब बने थे। खिचड़ी के पराठे का नाम सुनते ही उसके घर वाले चौंक जाते हैं। अरे क्या कहा तूने, खिचड़ी के पराठे? अरे खिचड़ी के भी पराठे बनते हैं क्या? हमने तो आज पहली बार सुना है। वो तो मुझे नहीं पता पापा, शायद आज ही मैंने खिचड़ी के पराठे का आविष्कार किया है। अंजलि की बात सुनकर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। तभी कार्तिक कहता है, दीदी ऐसे कैसे मान लूं कि लाजवाब बने थे? जब आप मुझे बनाकर खिलाओगी तो मानूंगा। फिलहाल तो मेरा कुकिंग करने का कोई मूड नहीं है, अब कभी मन हुआ तो मैं तेरे लिए जरूर बनाऊंगी। इस तरह स्टाइल मारते हुए अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि की माँ उससे कहती है, बेटा आजा रसोई में, देख आज मैं दुर्गा पूजन के लिए खाना बना रही हूँ। हलवा, पूरी, मिक्स वेज, चने की सब्जी, कढ़ी चावल, इतना सारा खाना बनेगा। तू मेरी हेल्प कर देना साथ में, मैं तुझे खाना बनाना भी सिखा दूंगी। मम्मी, आपको पता है ना मुझे कुकिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर मुझे आता तो है खिचड़ी के पराठे, आलू की चटनी, ये सब बनाना। क्या इतना काफी नहीं है? बेटा तो क्या तेरे ससुराल वालों को तू रोज यही सब खिलाएगी? रेखा के कहने पर अंजलि रसोई में तो आ जाती है, लेकिन उसे कुकिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उसकी माँ उसे सारी चीजें समझाती है, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं होता। वो बस एक छोटी मोटी हेल्प कर देती है। इस तरह थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। सब लोग पूजा करके खाना खाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि की आंख सुबह 8 बजे खुल जाती है। वो उठकर देखती है कि उसकी मम्मी अभी भी सोई हुई है। वो तुरंत कमरे में जाती है। मम्मी 8 बज गए हैं, आज आप अभी तक नहीं उठी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, मुझे थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है और आज तो कार्तिक के एग्जाम भी, उसका ब्रेकफास्ट बनाना है। तभी राजेश वहां आ जाते हैं। रेखा तुम आराम करो, कार्तिक स्कूल की कैंटीन से खाना खा लेगा। तभी अंजलि कहती है,
मम्मी डोंट वरी, मैं कार्तिक के लिए कुछ बना देती हूँ। आखिर मुझे और पापा को भी तो ब्रेकफास्ट करना है, और फिर आप भी कुछ खाकर दवाई खा लेना। अंजलि सीधे रसोई में जाती है और वहां खड़े होकर सोचने लगती है। एक काम करती हूँ, कार्तिक के लिए उस दिन की तरह खिचड़ी के पराठे बना देती हूँ, साथ में दही और आलू की चटनी हो जाएगी। वैसे भी उसे मेरे हाथ की खिचड़ी के पराठे खाने थे। यह सोचकर अंजलि अपना काम शुरू कर देती है। वो पहले कुकर में खिचड़ी बना देती है, फिर उसे प्लेट में ठंडी होने के लिए रख देती है। दूसरी तरफ उसने कुछ आलू उबाल लिए हैं और अब वो परात में आटा निकाल कर उसमें खिचड़ी मिक्स करके सारे मसाले ऐड करके एक एक पराठा सेकना शुरू कर देती है। कार्तिक, ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने तेरा लंच बॉक्स पैक कर दिया है, और अगर तू खाना चाहता है तो खा ले। नहीं दीदी, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा पैक कर देना, मैं स्कूल में ही खा लूंगा। अंजलि कार्तिक को एक्स्ट्रा खिचड़ी के पराठे पैक करके दे देती है और साथ में अपनी मम्मी पापा को भी ब्रेकफास्ट कराती है। सब लोग उसके खिचड़ी के पराठों की खूब तारीफ करते हैं। ऐसी सुबह से शाम हो जाती है। जब कार्तिक स्कूल से लौटता है तो वो हॉल में बैठी अंजलि से कहता है, अरे मान गया दीदी, मैं आपको कह रहा था ना, जब तक खिलाओगी नहीं मानूंगा तभी। आपने बोरिंग सी खिचड़ी से कितना लाजवाब नाश्ता बनाया है। मेरे दोस्तों को तो आपके खिचड़ी के पराठे इतने अच्छे लगे कि मुझे खुद ही एक ही मिला। अब तो मान गया ना, तेरी बहन ने खिचड़ी के पराठे का जो आविष्कार किया है वो अब तुम सबकी मनपसंद डिश होने वाली है। अंजलि की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि का रिश्ता नितिन नाम के लड़के से पहले ही तय हो चुका है। नितिन के पापा राजेश को फोन करते हैं और शादी की डेट फिक्स करने के लिए कहते हैं। देखा, आज अंजलि के ससुराल वालों का फोन आया था, वो जल्द से जल्द शादी की डेट मांग रहे हैं। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी आपसे, अगले हफ्ते ही बहुत अच्छा मुहूर्त है। मैंने पंडित जी से पूछा था, आप उनसे मिलकर डेट फिक्स करवा दो। राजेश नितिन के पापा से मिलते हैं और अगले हफ्ते अंजलि की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। इधर नितिन के घर में सब लोग डिनर कर रहे हैं। जैसे ही नितिन प्लेट में राजमा चावल देखता है वो तुरंत अपनी भाभी से कहता है, भाभी आपको पता है ना, मुझे राजमा चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खा रहा ये खाना, जाओ मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दो। नितिन की बात सुनकर तनु तुरंत रसोई में जाती है और उसके लिए फ्रिज में रखे हुए पनीर को फ्राई करके पनीर मसाला तैयार कर लेती है। ये लो देवर जी, आपका फेवरेट पनीर मसाला। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा खाने में। नितिन बड़े प्यार से खाना खाता है और तनु की भी खूब तारीफ करता है। तभी तनु कहती है, देख लो देवर जी, मुझे तो इस घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए 5 साल हो गए और अब तो मेरी देवरानी आने वाली है। मैं भी उस पर ऐसे ही हुक्म चलाऊंगी जैसे आप मुझ पर चलाते हो। जो मेरा मन करेगा वही बनाकर खिलाऊंगी। भाभी मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, आपका जो मन करे करना। पर हाँ एक बात कह रहा हूँ, अगर मेरी बीवी ने अच्छा खाना नहीं बनाया ना तो मैं आपको ऐसे परेशान करूंगा। तो आपकी भलाई इसमें ही रहेगी कि आप उसे अपने जैसा अच्छा और टेस्टी खाना बनाना सिखा दो। नितिन की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। इधर शादी में 4-5 दिन ही बचे थे। तैयारियों में ये दिन भी ऐसे ही गुजर जाते हैं। आज फाइनली अंजलि और नितिन की शादी हो गई है। अंजलि दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी है। इधर सभी घर वाले उसके घर पर बासे के लिए खड़े हुए हैं। तनु, बहू अंजलि की आरती उतार कर इसे कुमकुम का तिलक लगाओ, और बहू तुम ये कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। तनु आरती करके अंजलि का गृह प्रवेश कराती है। तनु को देखकर राधिका कहती है, भाभी जितना आपके बारे में सुना और सोचा था, आप तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। राधिका की बात सुनकर अंजलि शर्मा जाती है। तभी तनु कहती है, देवरानी जी, खूबसूरती का तब पता चलेगा जब ये घर संभाल लोगी। वैसे भी मैं तो अब आराम पर हूँ, मेरी हो गई छुट्टी। अब पूरा घर आप संभालो, मैं तो राज करूंगी अपनी देवरानी पर। तनु की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी मोहन कहते हैं, भाई तुम सब लोग भी हद करते हो, दरवाजे पर तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं हो रही हैं। अरे पहले बहू को घर के अंदर तो ले आओ, फिर दे देना जिम्मेदारियां। मोहन की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। तभी राधिका अंजलि को उसके कमरे तक छोड़कर आती है। शादी की तैयारियों में सब लोग बहुत थक गए थे, इसीलिए सब अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। अंजलि जल्दी से उठकर तैयार हो जाती है और आईने के सामने बैठकर सोच रही है, यार आज तो मेरी पहली रसोई है, पता नहीं ये लोग किस तरह का खाना खाते हैं। आज इन्हें मेरा खाना पसंद आएगा भी या नहीं, और पहली रसोई में क्या क्या बनाना है मैंने तो ये भी नहीं सोचा है। इतनी देर में नितिन नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता है और अंजलि को देखकर बस देखता ही रहता है। कितनी प्यारी लग रही है मेरी पत्नी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी खूबसूरत मेरी वाइफ है। क्यों, आप में कोई कमी है क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो? अंजलि की बात सुनकर नितिन हंसने लगता है। दोनों थोड़ी देर प्यार भरी बातें करते हैं और उसके बाद दोनों एक साथ अपने कमरे में हॉल में आते हैं जहां पर सब लोग बैठे हैं। अंजलि सभी घर वालों का हाथ जोड़कर नमस्ते करती है और अपने सास ससुर के पैर छूती है। मम्मी आज तो मेरी पहली रसोई है ना,
दरअसल मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या क्या पसंद है, तो आप मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। तभी रसोई में काम करती हुई तनु हाथ में कड़छी लिए हॉल में आती है। देवरानी जी, आपने क्या रात वाली बात सीरियसली ले ली थी? अरे आपको मैं इतनी बेकार लगती हूँ क्या, जो आते ही अपनी देवरानी के कंधों पर सारी जिम्मेदारियां डाल दूं? अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है, आप एंजॉय कीजिए, सच संवर कर बैठिए। वैसे भी जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी सास ने 1 महीने तक मुझे एक गिलास भी नहीं उठाने दिया था। अब जैसे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं आपको 15 दिन तक तो कुछ काम करने नहीं देने वाली हूँ, और रही उसके बाद की बात तो मैं एक भी काम नहीं करूंगी। तनु की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। तनु ने अंजलि के उठने से पहले सबके लिए चाय पानी बना दिया था। अंजलि रसोई में जाती है और तनु का हाथ बटाने लगती है। अपने पति और जेठ का टिफिन पैक करती है, साथ में बाकी घर वालों को नाश्ता सर्व करती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर काम कर लेती हैं, लेकिन तनु उसे ज्यादा काम नहीं करने देती है। दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में चाय पीते हुए बातें कर रही थी कि तभी घर पर पड़ोसन पिंकी की एंट्री होती है। अरे ओ सुधा, कहाँ छुपा रखा है तुमने अपनी छोटी बहू को? सुना है तेरी बहू बड़ी सुंदर है। अब बहन तू घर आ गई है तो खुद ही देख ले, मैं क्या तारीफ करूं। पड़ोसन की आवाज सुनकर तनु और अंजलि भी हॉल में आ जाती हैं। अंजलि को देखकर पिंकी, अरे वाह, सच में तूने तो अपने बेटे के लिए चांद सी बहू ढूंढी है। अंजलि आकर पिंकी के पैर छूती है और हाथ जोड़कर नमस्ते भी करती है। इधर पिंकी और सुधा आपस में बैठकर बातें करने लगती हैं। इतनी देर में अंजलि उनके लिए चाय बिस्किट ले आती है। सब लोग बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद पड़ोसन चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तनु रसोई में काम कर रही होती है। अंजलि, तुम्हारे पति को मलाई चाप बहुत पसंद है और मिक्स वेज देवर जी की फेवरेट है। कभी कभी मटर पनीर मसाला और पुलाव भी खा लेते हैं। और बाकी सभी घर वालों को क्या क्या पसंद है वो भी बता दीजिए। घर वाले तो खा लेते बिना नखरे दिए, बस ये दोनों भाई हैं जो 1-2 सब्जी बिल्कुल नहीं खाते। और वो 1-2 सब्जी क्या है? जैसे कि तुम्हारे पति को राजमा बिल्कुल पसंद नहीं और मेरे पति को मसूर की दाल। मसूर की दाल तो मैं भी नहीं खाती, बहुत अजीब सा टेस्ट आता है मुझे उसमें से। घर पर मम्मी जब भी मसूर की दाल बनाती थी तो मेरे लिए अलग से आलू की चटनी या फिर दूसरी सब्जी बनाती थी। भाई हमारा भी यही हाल है, राजमा और मसूर की दाल देखकर दोनों भाइयों का मुंह बन जाता है, फिर हमें भी दूसरी सब्जी बनानी पड़ती है। अब तुम भी बिल्कुल उनके जैसी ही आ गई हो, फिर तो तुम्हारी और तुम्हारे जेठ जी की खूब जमेगी। ये कहकर तनु हंसने लगती है और अंजलि को पूरी रसोई अच्छे से समझा देती है। आज का डिनर तो तनु ने बनाया है, लेकिन कल से रसोई अंजलि संभालेगी, क्योंकि तनु प्रेग्नेंट है और उसका 4था महीना कंप्लीट हो गया है। अब उसे रेस्ट की जरूरत है। अगली सुबह होती है, अंजलि नहा धोकर हॉल में आती है। तभी उसकी सास सुधा कहती है, बेटा देख, तेरी जेठानी पेट से है, अब तुझे उसका ख्याल रखना है। देख, वैसे तो तेरे साथ मैं भी हेल्प करूंगी, लेकिन फिर भी घर का काम तू देख लेना और आज से रसोई की जिम्मेदारियां संभाल ले और सबके लिए नाश्ता बना दे। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि सहमति में सिर हिलाती है और सीधे रसोई में चली जाती है। यार क्या बनाऊं कुछ अच्छा सा जो इन लोगों को पसंद भी आ जाए और झटपट बन भी जाए। अंजलि रसोई में खड़े होकर सोच ही रही थी कि क्या बनाऊं, तभी उसे याद आता है कि रात में नितिन ने स्पाइसी खाना खाया था, जिसकी वजह से पूरी रात उसका पेट खराब रहा। कुछ हल्का बना देती हूँ, क्योंकि रात में कुछ ज्यादा ही हैवी खाना बनाया था जेठानी जी ने। नितिन जी भी कैसे पूरी रात पेट पकड़कर घूम रहे थे। यह सोचकर अंजलि सबके लिए खिचड़ी बना देती है, साथ में आलू की चटनी, सिंपल रोटी, सलाद, रायता ये सब बनाती है। चलो शुक्र है भगवान का, कुछ कॉमन चीजें जैसे रायता, सैलेड, चटनी, रोटी, इन सब से टेबल भरी हुई लग रही है। अंजलि सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सभी लोग खाने बैठते हैं, लेकिन खिचड़ी को देखकर उसकी नंद राधिका कहती है, भाभी कौन बीमार है इस घर में जो आपने खिचड़ी बनाई है? वो क्या है ना, रात में तुम्हारे भैया बार बार वॉशरूम जा रहे थे, स्पाइसी खाने की वजह से इनका पेट खराब हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ हल्का बना देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी तो वही खाना खाया था। अंजलि चुप हो जाती है। तभी उसकी सास कहती है, बहुत ठीक किया, लेकिन यहाँ कोई खिचड़ी खाना ज्यादा पसंद नहीं करता, तो तू शाम को कुछ और बना लेना। अंजलि का ससुराल बहुत ही सुलझा हुआ है। सभी लोग बहुत समझदार हैं। अंजलि ने ससुराल में पहली बार कुछ बनाया था, इसलिए सब लोग चुपचाप खा लेते हैं। ऐसी शाम होती है। शाम में अंजलि सबके लिए खिचड़ी बना देती है और इस बार भी पूरा परिवार कुछ नहीं कहता। हालांकि उसकी नंद को गुस्सा आता है और वो अपने लिए मैगी बनाकर खाती है। तभी सुधा आती है। राधिका, तुम रसोई में इस वक्त क्या कर रही हो? आपकी प्यारी बहू के जो कारनामे हैं, तो हमें रसोई में आकर अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा ना। इसमें इतनी हैरान क्यों हो रही हैं आप? बेटा वो इस घर में अभी नई है, मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। धीरे धीरे वो हमारे रहन सहन में ढल जाएगी, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, फिर तो वो बनाने लग जाएगी खुद से। अंजलि की सास अंजलि को प्यार से समझाती है कि रोज रोज खिचड़ी न बनाए, लेकिन अंजलि है कि उसके कान पर जूं नहीं रेंगती और लगातार 1 हफ्ते से वो अपने ससुराल वालों को खिचड़ी खिला रही है।
एक दिन खिचड़ी को देखकर नितिन को गुस्सा आ जाता है। अंजलि, तुमने हमें बीमार समझ रखा है क्या? अरे माना उस दिन मेरा पेट खराब था, लेकिन 8 दिन से मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दोबारा मुझे इस घर में खिचड़ी नजर ना आए। अंजलि नितिन की बात चुपचाप सुनती रहती है। तभी राधिका बोल पड़ती है। भाभी, आपको हम लोग पागल लगते हैं क्या? रोज हमें एक ही तरह का खाना दे रही हो। अरे आप खुद भी बोर नहीं होती क्या ये खिचड़ी खा खा कर? आज अंजलि के ससुराल वाले बस 1-2 चम्मच खिचड़ी खाकर उठ जाते हैं और भरी हुई खिचड़ी का कुकर ऐसे ही बच जाता है। अंजलि रसोई साफ कर रही होती है, तभी तनु वहां आती है। तनु का 6ठा महीना चल रहा है और उसका बेबी बम्प साफ दिखाई दे रहा है। अंजलि, मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और खिचड़ी जैसा पौष्टिक आहार मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन घर वाले तो बिल्कुल ठीक है ना। तुम उन्हें रोज रोज खिचड़ी क्यों खिला रही हो? जेठानी जी, कितना अच्छा खाना है। खिचड़ी पेट के लिए बिल्कुल हल्की रहती है और पोषक तत्वों से भी भरपूर है और साथ में फायदेमंद भी है। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन रोज एक ही खाना खाते खाते इंसान बोर हो जाता है। तुम नहीं होती क्या? ठीक है, आज शाम को मैं कुछ अलग बना दूंगी। तनु अंजलि को समझाती है और अंजलि उसकी बात मान जाती है। शाम होते ही अंजलि डिनर की तैयारी करने लगती है। इतनी सारी खिचड़ी बची हुई है और खाने को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती। घर वाले खिचड़ी से बोर हो गए हैं, अब मैं इन्हें पराठे खिलाती हूँ। अंजलि सारी खिचड़ी को सूखे आटे में मिलाती है, साथ में स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले डालती है और खिचड़ी के पराठे बना देती है। साथ में वो आलू की चटनी भी बनाती है। खाने की खुशबू रसोई से बाहर हॉल में पहुंचती है, जहां सुधा और राधिका बातें कर रही होती हैं। लगता है आज तो आपकी बहू ने आपकी बात मान ली और खिचड़ी के अलावा कुछ और बना दिया। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो कह ही रही थी कि उसे अपने आप अकल आ जाएगी। चलो जाकर देखते हैं क्या बनाया है। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। खिचड़ी से भला कहीं पेट भरता है क्या? सुधा और राधिका हॉल से डाइनिंग रूम में आ जाती हैं। बाकी सभी घर वाले भी डिनर के लिए बैठ जाते हैं। अंजलि सबको गर्मा गर्म पराठे, आलू की चटनी, दही और सलाद सर्व करती है। भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आखिर किस चीज के पराठे बनाए हैं अंजलि तुमने? भैया, आप बस टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। सभी घर वाले पराठे खाते हैं और तारीफ करने लगते हैं। अरे बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। जब तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो फिर हमें वो बीमारों वाली खिचड़ी क्यों खिला रही थी? मोहन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। भाभी, सच में लाजवाब पराठे बनाए हैं आपने, और ये आलू की चटनी, इसके साथ तो पराठों का मजा ही आ गया। अपनी तारीफ सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, जिस खिचड़ी को आप लोग नहीं खा रहे थे उसी खिचड़ी को मैंने आप सबको खिला दिया। इस तरह हंसते मुस्कुराते सब लोग खाना खत्म करते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह अंजलि फिर से खिचड़ी के पराठे बनाती है। सभी घर वाले प्यार से खाते हैं। अंजलि अपने पति और जेठ के लिए लंच बॉक्स में भी खिचड़ी के पराठे और आलू की चटनी पैक कर देती है। ऑफिस में रोहित के सभी साथी भी पराठे खाकर उसकी तारीफ करते हैं। शाम को रोहित घर आता है तब, अंजलि, तुम्हारे पराठों की तारीफ तो मेरे ऑफिस में भी हो रही थी। मैंने सुबह थोड़े ज्यादा खा लिए थे, इसलिए दोपहर में मेरा मन नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्तों ने एक भी पराठा नहीं छोड़ा। पूछ रहे थे कि किस चीज के पराठे हैं। यह कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है और अंजलि खुश हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अंजलि तीनों समय खिचड़ी के पराठे बनाने लगती है, जिससे सब लोग बोर हो जाते हैं। आज डिनर के समय राधिका नाराज हो जाती है। भाभी, आप एक ही चीज के पीछे क्यों पड़ जाती हो? पहले आपने हमें लगातार खिचड़ी खिलाई और अब ये पराठे। एक चीज कभी कभी अच्छी लगती है, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? रहने दो राधिका, इसे कहने का कोई फायदा नहीं है। मैं इसे पहले ही 10 बार कह चुका हूँ और मुझे नहीं खाने ये पराठे। मुझे भी नहीं खाने। चलो कहीं बाहर चलते हैं, आप खुद खा लेना ये पराठे। सभी घर वाले पराठे छोड़कर बाहर खाने के लिए चले जाते हैं। सब लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और मेन्यू देखकर राधिका खुश हो जाती है। मैं तो मलाई चाप खाऊंगी और साथ में गार्लिक नान। मेरे लिए मटर पनीर मसाला, और हाँ, पराठे को दूरी रखना। जब से तनु रेस्ट पर है, घर का खाना तो हराम हो गया है। मम्मी, पता नहीं आप लोग कैसी बहू देख कर लाए हो, जिसे 1-2 चीज के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता या फिर बनाना ही नहीं चाहती। क्या बताऊं बेटा, मैं तो उसे बहुत समझाती हूँ लेकिन उसे समझ ही नहीं आता। अरे यहाँ भी तुम लोग बेकार की बातें करते रहोगे क्या? खाना आ गया है, ठंडा हो रहा है, चलो खाने पर ध्यान देते हैं। सभी घर वाले खाने को ऐसे देख रहे थे जैसे सदियों बाद उन्होंने अच्छा खाना देखा हो। सब लोग जमकर खाना खाते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद जी भर कर खाना खाया है। जब घर पर कुछ अच्छा नहीं मिलता तो ऐसा ही लगेगा ना, लेकिन डोंट वरी, जब तक कि अंजलि खुद नहीं सुधर जाती हम सब लोग बाहर ही खाना खाएंगे। इस तरह सभी लोग बाहर खाना खाकर घर आ जाते हैं। अब घर वालों का व्यवहार अंजलि के लिए बदल जाता है। वो न तो उससे ठीक से बात करते हैं और ना ही उसे किसी काम के लिए कहते हैं। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं। अंजलि फिर से खिचड़ी के पराठे और आलू की चटनी बनाती है, लेकिन घर वाले खाना देखते ही उठकर चले जाते हैं और एक बाइट भी नहीं खाते। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे तो सारा खाना बर्बाद हो रहा है ना।
और आप क्यों कर रही हो भाभी हमारे साथ ऐसा? जब हमने आपको बता दिया है कि अब हमें ये पराठे नहीं खाने हैं तो अपने मेन्यू में कुछ बदलाव कीजिए। आपको समझ नहीं आता क्या? आप लोगों को नहीं खाने हैं तो मत खाओ। मुझे तो ये पराठे और आलू की चटनी बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने लिए बना लूंगी। अंजलि को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि घरवाले उसका बनाया खाना नहीं खा रहे और खाना बर्बाद हो रहा है। सभी घरवाले रोज बाहर जाकर रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं। एक दिन तनु अपने लिए दलिया बना रही थी। वो फिर से अंजलि को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अंजलि पर कोई असर नहीं पड़ता। वो आराम से अपने लिए गर्मा गर्म पराठे बनाकर खा लेती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुधा कमरे में परेशान बैठी होती है, तभी तनु वहां आती है। मम्मी जी क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान लग रही हो, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं बेटा, क्या बताऊं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन इस अंजलि ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। मैं सोच रही हूँ कि ये खुद ही समझ जाए। हाँ मम्मी, अंजलि पर किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि घर वाले खाना खा ही नहीं रहे हैं। मैडम अपने आप में ही खुश है। हाँ बेटा वही तो, क्या करूं मैं इस लड़की का? बेकार में इसके मायके वालों तक बात जाएगी तो रिश्तों में खटास आ जाएगी। हाँ मम्मी आप सही सोच रही हो, लेकिन आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है, इससे तो मैं सबक सिखाऊंगी। ये कहकर तनु वहां से चली जाती है और अपनी मामी को फोन करती है। नमस्ते मामी जी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो और कब आ रहा है तुम्हारा बेबी? मामी जी अभी तो समय है, आप ये बताओ आप कब आ रही हो घर पर? वैसे भी जब से छोटी बहू आई है आप आए भी नहीं, आपने उसे देखा भी नहीं। बेटा क्या करूं, घर के काम ही इतने होते हैं कि आने का समय नहीं मिलता। मुझे कुछ नहीं सुनना, इस संडे आप घर पर आ रही हो, बस आ रही हो। ये कहकर तनु फोन रख देती है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार संडे का दिन आ जाता है। मामा मामी अपने पोते के साथ घर पहुंचते हैं। मेहमानों को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सुधा अपने भाई भाभी से गले मिलती है और बैठकर बातें करने लगती है। कहाँ है भाई तुम्हारी छोटी बहू? जैसे ही मामी जी अंजलि के बारे में पूछती हैं, थोड़ी देर में अंजलि सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। बहुत ही प्यारी है तुम्हारी छोटी बहू, घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से संभाल रही है ना? इतना सुनते ही तनु बोल पड़ती है। मामी जी पूछो मत, इतने अच्छे से घर संभाला हुआ है अंजलि ने कि मैं तो बेफिक्र हो गई हूँ। वरना मुझे बहुत टेंशन रहती थी कि अगर मैं प्रेगनेंसी में रेस्ट करूंगी तो घर कौन संभालेगा, लेकिन इसके आने से मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। अरे वाह, ऐसा ही होना चाहिए। देवरानी जेठानी का तो यही काम होता है, आज ये तुम्हारे काम आ रही है, कल तुम इसके काम आ जाना। हाँ मामी बिल्कुल सही कह रही हो, और इतना अच्छा खाना बनाती है ये कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हर बार नई नई सब्जी बनाती है और सब एक बार में ही खत्म हो जाता है। अरे वाह, इतनी तारीफ हो रही है अंजलि के खाने की, तो फिर आज खाना खाकर ही जाएंगे। बेटा थोड़ा जल्दी बना लेना, हमें जल्दी भी निकलना है। तनु मेहमानों के सामने अंजलि के खाने की इतनी तारीफ कर देती है कि खुद अंजलि भी कंफ्यूज हो जाती है। उधर मामी जी उसके हाथ का खाना खाने के लिए रुक जाती हैं। अंजलि रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, लेकिन उसके मन में सवाल चल रहा होता है। यार जेठानी जी को क्या हो गया? मैंने तो कुछ ऐसा बनाया भी नहीं जिसकी ये लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, और मुझे तो खिचड़ी के पराठे, आलू की चटनी के अलावा कुछ बनाना आता ही नहीं है। लगता है ये लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अंजलि खिचड़ी के पराठे और आलू की चटनी बनाने का फैसला करती है और अपने काम में लग जाती है। एक कुकर में वो आलू उबलने रखती है तो वहीं दूसरी कुकर में खिचड़ी चढ़ा देती है। खिचड़ी को ठंडा करके वो आटे में मिक्स करती है और साथ में मसाले डालकर गर्मा गर्म पराठे बनाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ वो आलू मैश करके उसमें मसाले डालकर चटनी तैयार कर लेती है। अंजलि सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। खाना तैयार है, आप लोग गर्मा गर्म खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। जैसे ही सब लोग खाने बैठते हैं और गोलू पहली बाइट लेता है, वो तुरंत मुंह से निकाल देता है। छी, कितना गंदा खाना है दादी, इसमें चावल भरे हुए, मैं चावल नहीं खाता। बेटा ये तो पराठा है, इसमें चावल कैसे हो सकते हैं? लो मैं खिलाती हूँ तुम्हें चटनी के साथ। जैसे ही पूनम दूसरी बाइट खिलाने के लिए पराठे का टुकड़ा तोड़ती है, उसमें से चावल बाहर निकल आते हैं। दरअसल आज जल्दबाजी और घबराहट की वजह से अंजलि से खिचड़ी ठीक से नहीं बनी थी, इसलिए पराठों में चावल साफ नजर आ रहे थे। यह क्या भाभी, तुम्हारी बहू ने तो चावल के पराठे बना दिए, और चावल भी कच्चे हैं। ऐसा आधा कच्चा खाना कौन बनाता है? और चावल के पराठे तो मैंने पहली बार सुने। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहू तो बहुत अच्छे पराठे बनाती है। पूनम पराठे की एक बाइट खाती है और तुरंत मुंह से बाहर निकाल देती है। सच में बहुत बुरा खाना बनाया है। अरे तन्नू, तुम तो इसकी इतनी तारीफ कर रही थी जैसे 5 स्टार होटल की मास्टर शेफ हो, और यहाँ तो हालत ही खराब है। अगर मुझे पता होता कि इतना खराब खाना बनेगा तो मैं कभी रुकती ही नहीं। मामी जी को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि उन्हें जबरदस्ती बुलाकर उनकी बेइज्जती करी गई है।
तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए, क्या तुम अपने ससुराल वालों को अब तक यही खिचड़ी के पराठे खिला रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बनाना नहीं सिखाया क्या? पूनम अंजलि को डांटती है और अंजलि चुपचाप सब सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद मेहमान चले जाते हैं। अब सभी घर वाले अंजलि पर गुस्सा होते हैं। बहू, तुमने तो मेहमानों के सामने हमारी नाक कटवा दी। अरे तुम्हारी सास ने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा और तुमने इसका गलत फायदा उठाया। अंजलि बहू, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम मेहमानों के सामने तो कुछ अच्छा बना लेती। अंजलि चुपचाप सबकी बातें सुनती है और रोने लगती है। मैं कुछ अच्छा कैसे बनाती जब मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता? मुझे बस खिचड़ी बनानी आती है। और आप लोग जो पराठे खा रहे थे वो खिचड़ी के पराठे थे। मुझे खिचड़ी के पराठे और आलू की चटनी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। अंजलि की बात सुनकर सभी घर वाले हैरान रह जाते और कुछ को हंसी भी आ जाती है। तो बहू, तू हमें रोज जो पराठे खिला रही थी वो खिचड़ी के पराठे थे? हाँ, एक बार सबको अच्छे लगे थे इसीलिए मैं वही बनाती रही। अंजलि, पराठे तो अच्छे थे, लेकिन कमी ये थी कि तुम रोज रोज एक ही चीज खिला रही थी। रोज अगर कोई शाही पनीर भी खाए तो उससे भी इंसान बोर हो जाता है। तो मैं क्या करूं जब मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता? सब लोग अंजलि की बात पर हंसने लगते हैं। बेटा, ये बात तुम मुझे पहले दिन ही बता सकती थी। मैं तुम्हें प्यार से सारा खाना बनाना सिखा देती। तुम बेकार में सबकी बातें सुनती रही। मम्मी, मुझे लगा आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाओगे और मैंने देखा कि सासें बहुत बुरी होती हैं, बहुओं को घर से निकाल देती हैं अगर उन्हें खाना बनाना नहीं आता। तो बेटा, इतने दिन में तुम्हें ये समझ नहीं आया कि मैं उन सब से अलग हूँ? हाँ, अब समझ आ गया। हाँ, प्लीज मुझे खाना बनाना सिखा दो। मैं वादा करती हूँ अब अलग अलग अच्छा खाना बनाऊंगी, सबकी पसंद का। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। देवरानी जी, जिम्मेदारी देने से पहले मैंने भी आपको सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आप तो तब भी फोन में लगी रहती थी। मम्मी भी सिखाती थी, लेकिन मुझे बचपन से ही कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन अब समझ आ गया कि ये कितना जरूरी है। कोई बात नहीं बेटा, गलती का एहसास हो गया वही काफी है। अब मैं तुम्हें खुद अच्छे से खाना बनाना सिखाऊंगी। आज का दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। डिनर का समय हो रहा होता है, लेकिन खाने में फिर वही खिचड़ी के पराठे बने होते हैं जो किसी को पसंद नहीं है। भाई, दोनों सास बहू अपनी कुकिंग क्लासेस कल से शुरू कर लेना। फिलहाल तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है यार। चलो बाहर खाना खाकर आते हैं। मैं भी चलूंगी। आप लोग मेरे बिना ही बाहर खाना खाकर आ जाते हो हर बार। क्योंकि मेरी प्यारी भाभी, आप हमें घर पर खिचड़ी के पराठे ही खिलाती हो और हमारे मना करने पर भी बार बार यही पकवान बनाती हो, तो हमें लगा कि आपको ज्यादा पसंद होंगे, इसीलिए आपके बिना ही बाहर जाकर खाना खा रहे थे, लेकिन शौक में नहीं, मजबूरी में। अब नितिन गाड़ी निकालता है और सब लोग बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। सभी अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाकर घर वापस आ जाते हैं। रात काफी हो चुकी होती है। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुधा अंजलि को खाना बनाना सिखाना शुरू करती है। 4-5 दिनों में अंजलि काफी कुछ सीख जाती है। आज पहली बार अंजलि अकेले रसोई में खाना बना रही थी और बाहर सभी घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं। और कितना इंतजार करना पड़ेगा यार, कितना टाइम लग रहा है आज खाना बनाने में। वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है। सही कहते हैं बड़े बड़े लोग, इंतजार का फल मीठा होता है। देखते हैं आज क्या बना है। रोहित की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी राधिका कहती है, हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, अब और सब्र नहीं हो रहा। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कहीं खिचड़ी के पराठे का नया वर्जन तो नहीं बना दिया? ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में अंजलि एक एक करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। आज उसने मीठे में खीर और सूजी का हलवा बनाया है। अपने पति की पसंद की मलाई चाप, अपनी सास की पसंद के दम आलू, अपनी नंद की पसंद का व्हाइट सॉस पास्ता और बाकी सभी की पसंद के कई व्यंजन बनाए हैं। इतना सारा खाना देखकर तनु खुश हो जाती है। वाह अंजलि, तूने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। क्या लाजवाब खाना बनाया। मम्मी जी, 4-5 दिन में ही आपने तो इसे परफेक्ट बना दिया। वैसे अंजलि, तुम्हें पता है, मैंने अपनी पहली रसोई में बहुत सारी चीजें बनाई थी, लेकिन आज तूने तो कमाल कर दिया। सब लोग अंजलि के हाथ का बना खाना खाते हैं और सच में आज अंजलि ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया होता है। सबको खाना बहुत पसंद आता है। खाने के बाद मोहन अपनी जेब से 11,000 रुपए निकालते हैं। बहू, पहली रसोई में तो तुमने हमें खिचड़ी खिलाई थी और उसके बाद तो हम तुम्हें शगुन देना ही भूल गए थे। तो ये लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। मोहन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इस तरह पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सभी बहुत खुश होते हैं।